आईबीएस की और आईबीडी की दोनों की जो रीजंस हैं वो क्या होती हैं? तो आईबीएस और आईबीडी इट हैज़ टू बी डिफरेंट। आईबीएस में पखाने में खून नहीं आएगा, आईबीएस में वज़न कम नहीं होगा, आईबीएस में शदीद वाली कमज़ोरी नहीं होगी और आईबीएस में कैंसर नहीं होगा। जबकि आईबीडी में जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है उसमें खून भी आएगा, कैंसर भी होगा और उसमें बहुत ज़्यादा शदीद कमज़ोरी होगी। आईबीडी इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें आपकी अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत आपकी बॉडी के ख़िलाफ़ एक्ट करती है और ये डिज़ीज़ जो है ये सिर्फ आपकी अंतड़ियों तक महदूद नहीं रहती, ये आपकी आंखों पे, आपके फेफड़ों पे, आपके जिगर पे, आपके क्रोन्स डिजीज, उसका कोई रिलेशन है आईबीडी के साथ? क्रोन्स डिजीज इज अ टाइप ऑफ आईबीडी ना। ओके, आईबीडी की दो किस्में हैं, एक क्रोन्स है, एक अल्सरेटिव कोलाइटिस। ऑलराइट, ठीक है। लकीली हमारे एरिया में क्रोन्स इतना कॉमन नहीं है, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस वाली जो टाइप है, जो वैरायटी है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। कौन सी आम रोजमर्रा की चीज़ों में फाइबर हाई है? फाइबर हमारे फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा है, सैलड में बहुत ज़्यादा है। ये जो सलाद के पत्ते हैं इसमें फाइबर जो है वो ज़्यादा है। इसबगोल का छिलका फाइबर है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम क्योर एंड केयर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर महमूद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आजकल हमारी ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल कुछ चीज़ें बन चुकी हैं जो नहीं होना चाहिए थी, जिनमें टेंशन है, स्ट्रेस है, उसके साथ हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, स्पेशली जो हम खाते पीते हैं, चाहे फास्ट फूड है, चाहे हमारे खाने की रूटीन की डिस्टर्बेंस है, इन सब का इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे बहुत बुरी तरह से होता है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के अंदर एक ऐसी डिजीज़ है जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, यानी आईबीएस। इसके क्या रीज़न्स हैं, क्या सिम्टम्स हैं और ये क्यों इतनी ख़तरनाक है जितना हम इसको आसानी से ले नहीं रहे, इसके लिए आज हम बात करने के लिए स्टूडियो में शुक्रगुजार हैं कि हमें टाइम दिया है डॉक्टर अवैस आबद ने। डॉक्टर अवैस आबद एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन इन सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अवैस फॉर बीइंग हियर। डॉक्टर साहब, टॉपिक तो आपने देख ही लिया, आपसे डिस्कशन भी हो रही थी आईबीएस की। पहले तो आसान अल्फाज में हमारे नाजरीन के लिए ये बताइएगा कि ये आईबीएस है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हम बहुत सारे लोगों जो को देखते हैं और उनकी बड़ी कॉमन कंप्लेंट्स होती, लूज़ मोशन आ जाना, कब्ज़ हो जाना। अभी लूज़ मोशन जब आ जाते हैं एक आध दफ़ा तो दैट्स परफेक्टली फ़ाइन, आपको, मुझे, किसी को भी हो सकते हैं। लेकिन जब ये एक रूटीन बनी रहती है कि लोग कहते हैं कि जी खाना खाने के बाद पेट में कुछ दर्द होती है, वट फिरता है पंजाबी ज़ुबान में, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, उसके साथ इसकी एसोसिएशन होती है और फिर महीने आगे महीने और फिर साल साल जो है उससे ये मसला लोगों को चल रहा होता है। तो फिर इस बीमारी को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। फिर इस बीमारी को अक्सर हम आईबीएस का नाम देते हैं। आईबीएस वाले लोगों को खाना हज़म करने में बड़ी दिक्कत होती है। खाना खाने के फ़ौरन बाद उनमें एक अर्ज होती है, एक हाजत होती है कि वो वॉशरूम जाएं, अपना पेट खाली करें और उसके बाद ऊपर सुकून हो जाते हैं। उनके पेट में दर्द शुरू हो जाती है खाना खाने के बाद, खाना हज़म करने में वो दिक्कत महसूस करते हैं, खाना ना हज़म करने की वजह से वो ज़हनी तनाव का शिकार हो जाते हैं, उनकी कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है और फिर इन्हीं लोगों को कुछ अरसे के बाद फिर कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का मसला भी होना शुरू हो जाता है। तो आईबीएस इसी बीमारी का नाम है जहाँ 6 महीने कम से कम, मतलब इसके डायग्नोसिस का एक प्री रेक्विजिट है कि कम से कम 6 महीने तक ये दोनों सिम्टम्स उनको आने चाहिए, सिम्टम्स आए और हर 6 महीने के अंदर अंदर जो है हर 3 हफ्ते बाद, हर मतलब हफ्ते में 3 दफ़ा जो है उसको बार बार अगर ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं और ऐसे सिम्टम्स जो कि डेफिकेशन के बाद यानी पखाना करने के बाद रिलीफ भी हो जाए, एब्डोमिनल पेन और बाकी सारा कुछ, बेसिकली ये बड़ी आंत की बीमारी है जहाँ पे हम थोड़ा सा खाना हजम करने में दिक्कत महसूस करते हैं और उसके साथ फिर ये आगे चलता है। तो आईबीएस स्टेबल करने के लिए एक लंबा अरसा दरकार है। अच्छा, किसी को एक आध दफ़ा ऐसा मसला हो तो उसको हम आईबीएस। बिल्कुल सही, यहाँ पे रुकिएगा, मुझे ये बताइएगा कि जब हम आईबीएस की बात करते हैं इसके यूजुअली सिम्टम्स ओवरलैप किस और डिजीज़ के साथ करते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में? बहुत ज़रूरी है कि हम आईबीएस को डिफ्रेंशिएट करें आईबीडी के साथ। ओके, विच इज़ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। आईबीएस ऐसी बीमारी है जो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहे, आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, राइट, और आप कभी भी अपनी एक्सरसाइज, अपनी डाइट को बेहतर करके और अपनी ज़हनी तनाव को, स्ट्रेस को कम करके इसको ओवरकम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। आईबीडी एक ऐसी बीमारी जिसमें पखाने के साथ खून भी आता है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। उसको आप सारी ज़िंदगी ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसकी एसोसिएशंस हैं कुछ कैंसर्स के साथ, उसके साथ वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है जो कि आईबीएस के साथ आमतौर पे लोगों को नहीं होता।
उसके साथ जो है आपकी मैल एब्जॉर्प्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो आईबीडी इज़ अ डिज़ीज़ जहाँ पे आपको प्रॉपरली उसके लिए इन्वेस्टिगेट भी करना है, और ये ऐसी बीमारी नहीं है जिसको आप 6 महीने, साल या 2 साल छोड़ दें और उसके बाद आप इसको ट्रीट कर लें तो ये ठीक हो जाएगी। बहुत से आईबीडी के पेशेंट्स जो हैं उनको टोटल कलेक्ट भी करानी पड़ती है, यानी उनकी बड़ी आंत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है या कभी कभी पूरा हिस्सा जो है रिड्यूस करना ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है, जो कि आईबीएस के साथ नहीं होता। और बहुत सारे लोगों को अगर हम प्रॉपरली डिटेक्ट ना करें तो शायद उनकी पहली प्रेजेंटेशन ही कैंसर के साथ होती है। बिल्कुल सही। पता ये लगता है कि जी इनको पखाने में खून आता रहा कुछ अरसे के लिए, और कुछ अरसे के बाद जो है जब तशखीस कराई या कोलोनोस्कोपी टेस्ट करवाया तो पता लगा बड़ी आंत का कैंसर था, जिसका इलाज सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है अगर हम इसको जल्दी डिटेक्ट करें। बिल्कुल सही। तो आईबीएस और आईबीडी इट हैज़ टू बी डिफरेंट। आईबीडी में पखाने में खून नहीं आता, सॉरी आईबीएस में पखाने में खून नहीं आएगा, आईबीएस में वज़न कम नहीं होगा, आईबीएस में शदीद वाली कमज़ोरी नहीं होगी, और आईबीएस में कैंसर नहीं होगा। जबकि आईबीडी में जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है उसमें खून भी आएगा, कैंसर भी होगा, और उसमें बहुत ज़्यादा शदीद कमज़ोरी होगी। अच्छा, आईबीएस की और आईबीडी की दोनों की जो रीजंस हैं वो क्या होती हैं, कॉजेज़ क्या हैं? देखिए, आईबीएस इज़ समथिंग दैट मेनी पीपल सफ़र फ्रॉम। बहुत सारे लोगों को आईबीएस है। स्ट्रेस एक रीज़न हो सकता है, आपका लाइफस्टाइल जो है वो एक रीज़न हो सकता है, आपके खाने की रूटीन रीज़न हो सकती है, आपकी जो है वो एक्सरसाइज ना करना रीज़न हो सकती है, आपका बढ़ा हुआ वज़न, फैटी लिवर के साथ, नैश के साथ बहुत सारे लोग आते हैं उनको आईबीएस है। तो इसकी ये इन्वायरमेंटल वजूहात बहुत सारी हैं, एंड प्रॉपरली इसकी कोई एक वजह जो है वो नहीं है। बिल्कुल सही। आईबीडी इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें आपकी अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत आपकी बॉडी के ख़िलाफ़ एक्ट करती है, और ये डिज़ीज़ जो है ये सिर्फ आपकी अंतड़ियों तक महदूद नहीं रहती, ये आपकी आँखों पे, आपके फेफड़ों पे, आपके जिगर पे, आपके हर हिस्से पे असर कर सकती है। सिंस इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो ये आपकी इम्यूनिटी, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत जो है उसमें एक डिफेक्ट की वजह से है। तो दोनों बहुत डिफरेंट बीमारियाँ हैं। बिल्कुल सही। आईबीएस जो है वो आप कभी कभी सिर्फ स्ट्रेस को ओवरकम करने तो आईबीएस ठीक हो जाता है। आईबीडी का ऐसा कुछ भी नहीं है। That needs proper medication and proper treatment. That needs और proper timely diagnosis. diagnosis सबसे important है Proper शायद। diagnosis कि आईबीएस है कि आईबीडी है, and that needs proper treatment. Timely treatment. डिफरेंशियल डायग्नोसिस की आपने बात की, आपके पास डायग्नोस्टिक टूल्स क्या होते हैं इनको डिफरेंशिएट करने के लिए? देखिए, क्लिनिकली जब एक पेशेंट आता है ना तो हमें पता लग जाता है कि आईबीएस का पेशेंट है। ओके। वो आपको स्ट्रेस की हिस्ट्री भी देगा, वो आपको बताएगा कि उसको वजन कोई उसका कम नहीं हो रहा, और क्लिनिकली जो है आईबीएस में कोई इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा डायरिया रह रहा हो या बहुत ही एब्सोल्यूट किस्म की कॉन्स्टिपेशन हो, या कभी कभार ऑब्वियसली जब डायरिया होता है या बहुत शदीद कॉन्स्टिपेशन होती है तो हमारी पेरीएरल एरिया, पखाने वाली जो जगह है वहाँ पे कोई ज़ख्म बन जाता है, वहाँ पे ज़ख्म बनने के साथ खून आ जाता है, तो ब्लड आए तो उसके लिए कोलोनोस्कोपी हम करवा के देख लेते हैं। दैट इज़ ऑल्सो टू रूल आउट के आईबीएस के अलावा कोई बीमारी तो नहीं है। जिस तरह मैंने आईबीडी का जिक्र किया, इसके अलावा कोई हेमरॉइड्स जो हैं वो या बाकी चीज़ें जो हैं उनको, या रेक्टल अल्सर है, सॉलिटरी रेक्टल अल्सर, या कोई और मैलिग्नेंसी को देखने के लिए हम कोलोनोस्कोपी कर लेते हैं पहले, प्रोक्टोस्कोपी और बाकी चीज़ें करा के। अब आईबीएस का कोई डेफिनेटिव टेस्ट नहीं है। आईबीएस में हम जिनका वज़न बढ़ा उनका लिपिड प्रोफाइल करा लेते हैं, जिनको फैटी लिवर का मसला हो उनके एलएफटीज करा लेते हैं। मतलब ये बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं जो पेशेंट के हिसाब से चेंज होती रहती है। इज दिस पॉसिबल कि हम जब आईबीएस की बात करते हैं, आईबीडी की बात करते हैं, दे में लीड टू सम, जैसे आईबीडी का आपने कहा कि अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ा जाए तो बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज हैं जो इनको ट्रिगर करती हैं, या ऐसा नहीं होता? ये हो भी सकता है, नहीं भी होता। बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इनकी एसोसिएशंस है। आईबीडी जो है इसकी एसोसिएशन जरूर है, सीलिएक डिजीज वाले लोगों को, थायराइड वाले लोगों को, जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं उसके साथ इसकी एसोसिएशन जरूर है कि अगर किसी को है तो उसको आईबीडी हो सकती है। बिल्कुल सही। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो कि आईबीडी की एक किस्म है, इसकी प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस जो कि जिगर की या आप कह सकते हैं कि पित्ते की एक बीमारी है, उसके साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। तो इन एसोसिएशंस की बेसिस पे जब एक होती है तो हम दूसरे को भी इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, लेकिन एज सच कोई ट्रिगर फैक्टर या कोई ऐसी बीमारी जिसके बाद ये होता हो, ऐसा नहीं है। हाँ, आईबीएस का हमारी खाने की रूटीन के साथ और हमारी स्ट्रेस के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। बिल्कुल सही। तो मुझे ये बताइएगा कि नॉन फार्माकोलॉजिकली अगर हमने लोगों को ट्रीट करना हो तो आईबीडी में तो शायद पॉसिबल नहीं है, आईबीएस के लोगों को आप क्या रिकमेंड करेंगे? सबसे पहले आईबीडी की बात कर लेते हैं। ये ऑब्वियसली कोलोनोस्कोपी के बाद आपको मेडिसिन खानी पड़ती है। ओके। और वो मेडिसिन के बाद आपको बार बार एक टेस्ट करवाना पड़ता है जिसको हम कोलोनोस्कोपी कहते हैं। 10 years फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ डिजीज़, या अगर कोई सिम्टम्स आना शुरू हो जाएं
या अगर पहली कोलोनोस्कोपी में हमें कोई सस्पिशियस एरिया मिले तो फिर हम कोलोनोस्कोपी बार बार करते हैं देखने के लिए कि कोई कैंसर तो नहीं बन रहा। अच्छा, IBS में सबसे पहले तो जो है वो स्ट्रेस जो है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए जो है हम लोगों को कहते हैं कि आप लोगों से मिले जुलें, जो लोनलीनेस है, डिप्रेशन है, उसको खुद से ट्रीट करने की कोशिश करें जितना आप कर सकते हैं। डाइट की मॉडिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है। कुछ लोग प्रीडोमिनेंटली कॉन्स्टिपेशन के साथ आते हैं, कब्ज़ के साथ आते हैं, उनमें ये जो हाई प्रोटीन डाइट है यानी ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल, या उनमें जो है ये आपकी जो है ब्रेड्स एंड सीरियल्स हैं या जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं सजेस्ट चीज़, ये जो है हम मना करते हैं। बिल्कुल सही। कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो हैं या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है ये प्रॉब्लम ज़्यादा करती हैं उसके अंदर। तो डाइट को हम कहते हैं कि प्रॉपरली आपने इन चीज़ों को अवॉइड करें, प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करें। फिर हम लोगों को कहते हैं कि आप एक ही टाइम पे खाना खाया करें। ये जो रूटीन है खाने की ख़राब हो जाना, कभी खाना खा के फ़ौरन सो जाना, कभी सुबह नाश्ता बहुत डिले कर देना, ये IBS में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। फिर आपकी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फ्रूट्स में ख़ास तौर पे ये जो ज़्यादा फ्रुक्टोज कंटेनिंग फ्रूट्स हैं, फॉर इंस्टेंस एप्पल वगैरह जो है, ये जो है IBS के मसले को ज़्यादा ख़राब करती हैं। लो फ्रुक्टोज जो आपकी डाइट है जिसमें बनानास हैं, जिसमें ब्लूबेरीज़ हैं, चेरीज़ हैं, कीवीज़ हैं, ये आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। लो फोडमैप डाइट इसको हम कहते हैं, और इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें शामिल हैं। फिर आपका पानी का इनटेक ज़्यादा रखने से ऑब्वियसली सिम्टम्स जो हैं एलिविएट होते हैं। IBD में बताना भूलना जाऊँ, IBD बड़ा गोश्त खाने वाले लोगों में ज़्यादा कॉमन नहीं देखा जाता है। ओके। और बड़ी आंत का कैंसर और इस तरह की चीज़ें जो हैं हम देखते हैं कि जो KP के एरिया है और जो बाकी जगह वहाँ से लोग आते हैं और बड़ा लेट प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हेल्थ सिस्टम इस तरह का है कि शायद बहुत जल्दी लोग प्रेजेंट नहीं करते हैं। डायरिया इज़ अ वेरी कॉमन सिम्टम, तो लोग बड़ा अरसा जो है वो इसके साथ रहते हैं। तो बड़ा गोश्त खाने से और फिर इस तरह जो तो पहली प्रेजेंटेशन आमतौर पे लोगों की कैंसर के साथ होती है। तो एसोसिएशंस जो हैं वो इसके साथ हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में अपनी नींद को बेहतर करना, अपना वज़न बेहतर करना IBS को हेल्प करता है। बिल्कुल सही। अच्छा, जस्ट थ्योरेटिकली सेइंग, हम एक डिजीज़ की बात करते हैं जब भी गट की बात कर रहे होते हैं या कोलोन की बात कर रहे होते हैं, क्रोन्स डिजीज़, उसका कोई रिलेशन है IBD के साथ? क्रोन्स डिजीज़ इज़ अ टाइप ऑफ IBD ना। ओके। IBD की दो किस्में हैं, एक क्रोन्स है, एक अल्सरेटिव कोलाइटिस। ऑलराइट, ठीक है। लकीली हमारे एरिया में क्रोन्स इतना कॉमन नहीं है। ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस वाली जो टाइप है, जो वैरायटी है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज दोनों इक्वली डेंजरस हैं, दोनों IBD हैं, दे नीड ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो है बड़ा ज़रूरी है। ये और बात है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो एसोसिएशन है मैलिग्नेंसी के साथ, कैंसर के साथ, वो क्रोन्स से ज़्यादा है। ओके। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि दोनों का हमने कर दिया नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, अब मुझे बताइएगा प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए? हाउ टू प्रिवेंट दीज डिजीजेस? फूड का हमने कहा कि हमें सबसे पहले फूड की केयर करनी है, फिर हमें कोई सिम्टम आता है हमें इमीडिएटली जाना चाहिए। इसके अलावा आप क्या सजेस्ट करते हैं? अच्छा, इसमें फाइबर का बहुत ज़्यादा रोल है। फाइबर डाइट जो है ऑब्वियसली हम IBD की प्रिवेंशन के लिए किसी हद तक जो है वो हम देते हैं। IBS में इट्स डिफरेंट। अच्छा, एक काम करते हैं, हम फाइबर नाजरीन के लिए आसान कर देते हैं। कौन सी आम रोज़मर्रा की चीज़ों में फाइबर हाई है? फाइबर हमारे फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा है, सैलड में बहुत ज़्यादा है। ये जो सलाद के पत्ते हैं इसमें फाइबर जो है वो ज़्यादा है। इसबगोल का छिलका फाइबर है। हर वो फल जिसमें आपको रेशा नज़र आता है, फॉर इंस्टेंस तरबूज जो है, उसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही। तो फाइबर जो है वो बेसिकली आपकी गट को इवैक्यूएट करा देता है, बहुत सारे टॉक्सिन्स और उन सारी चीज़ों को जो है वो आपके गट को जो है उनसे रिलीज़ करा देते हैं। तो इसलिए ये हेल्प करता है। अब इसमें फाइबर जो है IBS में इसका थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल रोल है। IBS में समटाइम्स फाइबर जो है वो आपकी कॉन्स्टिपेशन और इस सारे मसले को जो है वो रिलीव नहीं कर पाता और वो उसको जो है इनफैक्ट वर्स कर देता है। इसलिए IBS के बहुत सारे मरीज़ों में अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स हम उनको बताते हैं कि आप सैलड इस्तेमाल ना करें, आप अनकुक्ड फूड जो है वो ना लें। इसी तरह फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में जो है जिस तरह मैंने बताया फ्रुक्टोज़ वाली जो बात है, तो लो फ्रुक्टोज़ फ्रूट्स जो है वो हम उनको एडवाइज़ करते हैं। वाटर इनटेक अपना ज़्यादा रखें, खाने की रूटीन ठीक रखें, स्ट्रेस एलिविएट करें और अपनी वॉक और रेगुलरिटी के साथ करते रहें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे हम IBS जो है उससे बच सकते हैं। इवन ऐसा है कि हम IBS को रिवर्स भी कर सकते हैं। मैं ये पूछने लगा था, अगला क्वेश्चन मेरा ये था, इन दोनों डिजीज़ में डिजीज़ कौन सी मॉड्यूलेट हो सकती है या रिवर्ट हो सकती है और कौन सी ऐसी है जिसको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है? अच्छा, IBD चूँकि डेंजरस है इसलिए हम हर दफ़ा उसकी बात पहले करेंगे। मेडिसिन के ऊपर IBD को कंट्रोल करना आसान है।
अब जो मॉडर्न मेडिसिन हैं वो तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं और बाकी चीज़ें हैं, तो उससे तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। ट्रीटमेंट का बेसिक मकसद ये है कि टिल द एंड ऑफ लाइफ हम खाना सही तरह से हजम करते रहें, कोई कैंसर डेवलप ना करें, और ये जो ब्लड ज़ाया होता है पखाने के रास्ते वो ख़त्म हो जाए। बिल्कुल सही। तो ये मोटिव अचीव करने के लिए हमारी सारी मेडिसिन हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये IBS हो या IBD हो, दोनों का एक फ्लेयर आता है, यानी ये बिल्कुल एक जैसी नहीं चलती रहती। कभी कभी हम देखते हैं मेडिसिन स्किप ना भी करें तो भी एक फ्लेयर जो IBD का आता है उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। Okay. उस फ्लेयर में हमें स्टीरॉइड्स भी देने पड़ते हैं। कभी कभी तो ओरल स्टीरॉइड से काम नहीं चलता, हमें इंजेक्शन की सूरत में जो स्टीरॉइड्स हैं वो देने पड़ते हैं। फिर मेसाकॉल और इस तरह की जो ट्रीटमेंट है वो हम देते हैं IBD में। इसके अलावा जो है, अब जो मॉडर्न ट्रीटमेंट आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की बताया था, लेकिन जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है वो आपको अपने 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 जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है उसके साथ इन टच रहना है, और जब वो क्लोनोस्कोपी का कहे तो आपको करवानी चाहिए, ताकि आप कोई मेलिग्नेंसी को उस वक्त पे उस स्टेज पे डिटेक्ट करें जब उसकी रिसेक्शन या उसकी कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी आसान हो, ना कि जब वो फैल जाए। और जब वो फैल जाती है तो उस वक्त फिर उसका ट्रीटमेंट तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाता है। यानी मेलिग्नेंसी जब मेटास्टेसाइज कर जाती है तो उस वक्त फिर उसको ट्रीट करना नामुमकिन होता है। तो उसमें जो है आपका ऑब्वियसली डाइट उसमें भी मॉडिफाई करनी पड़ती है। अब कमिंग टू IBS का भी फ्लेयर आता है, लेकिन इट हार्डली लास्ट्स फॉर 2 to 3 days। ओके, एक ड्यूरेशन का एक आदमी को बैठे बैठे मोशन आना शुरू हो जाए और वो फ्लेयर है IBS का, वो किसी स्ट्रेस की वजह से हुआ है या किसी और वजह से हुआ है, तो अपनी डाइट इम्प्रूव करके और कुछ मेडिसिन के साथ IBS का फ्लेयर जो है वो कंट्रोल करना IBD के मुकाबले में बहुत आसान है। IBD में कभी कभी हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है, कुछ और उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिस तरह आपका कोई जो एब्सेस बन जाए वहाँ पे वो पस जो है वो इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, ये पूरे का पूरा एक सेगमेंट जो है वो डैमेज हो गया है, तो फिर उसके रिमूवल के बगैर काम नहीं चलता। रिमूवल के बाद फिर आपको क्लोस्टमी और ये बैग्स वगैरह आपने देखे होंगे। जब ये लेवल आ जाए तो फिर मेरे ख्याल से पेशेंट आपसे सर्जन को शिफ्ट हो जाता है। सर्जन से शिफ्ट होता है, लेकिन उसकी मेडिसिन कंटिन्यू करते हैं हम। जब उसका नास्टोमोसिस वापस हो जाता है, यानी आंत के दोनों हिस्से वापस जोड़ दिए जाते हैं, उसके बाद दोबारा से सारा ट्रीटमेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। तो बेसिकली केयर टेकर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ही होता है, सिर्फ आपको उस प्रोसीजरल टाइम के लिए यू नीड दैट सर्जन। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी है, फिर जो है अगर जोड़ों की बीमारी साथ है तो रिमेटोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व होगा, कभी कभी आई वाले लोग भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं, स्किन की बहुत सारी लीजन्स है जो कि IBD के साथ जिनका ताल्लुक है। अच्छा ये बताइएगा, IBD और IBS इसका जेंडर से और एज से क्या रिलेशन है? आम तौर पे IBD मेल्स में ज़्यादा है। ओके, एज स्पेसिफिक नहीं है। देखें, आम तौर पे जो ऑटो इम्यून बीमारियां हैं ये आपको उस वक्त ज़्यादा अफेक्ट करेंगी जब आप इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग है। ओके, फॉर इंस्टेंस कैंटिया की जो बीमारी है, समटाइम्स वी सीन बर्नट आउट डिजीज़। ये जो बर्नट आउट डिजीज़ है, इसका मतलब ये है कि जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो आपकी कुव्वत मुदाफ़े चूँकि कम होना शुरू हो जाती है, तो उस वक्त ये जो ऑटो इम्यून बीमारी हैं ये आप में सारा कम होना शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो ट्रीट हो चुकी हैं। कभी कभी ये बीमारियां आपके गुर्दों पे और आंखों पे ऐसा असर कर जाती हैं, फेफड़ों पे भी, कि हम मेन बीमारी को भूल जाते हैं, मल्टी सिस्टम डिजीज, उस कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करते चले जाते हैं। फॉर इंस्टेंस जो ऑटो इम्यून बीमारी जो जब कुव्वत मुदाफ़त कम होती है तो उस वक्त कुछ और बीमारियां हम पे ज़्यादा हमलावर हो जाती हैं, जिस तरह TB। अगर हम लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस अपने अंदर रख रहे हैं तो 60-70 साल की उम्र में शायद TB हमें होनी है, क्योंकि हम जितने पेशेंट्स देखते हैं यहाँ पे और TB जितनी प्रिवेलेंट है, तो इस तरह इट गोज ईदर वेज। ओके, और IBS के लिए आप मुझे बताइएगा कि ये जेंडर रिलेटेड इसका क्या रिलेशन है? इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसका चूँकि हम आमतौर पे ये सोचते हैं कि शायद फीमेल्स में स्ट्रेस का एलिमेंट एक थोड़ा ज़्यादा होता है, तो फीमेल्स में स्ट्रेस की वजह से कभी कभार ही होती है, लेकिन दोनों बीमारियां अगर हम कहें तो मेल्स में प्रीडोमिनेट करती हैं। ओके, एज का IBS से कोई रिलेशन है? कोई ताल्लुक नहीं, या किसी भी कहते हैं जो एक्टिव आपकी एज होती है, वर्क एज, एक्टिव वर्क एज, उसके दौरान कहते हैं कि ज़्यादा प्रॉब्लम। हाँ, जब आप मल्टीपल टास्किंग करते हैं, जब आप दो जॉब्स करते हैं और बाकी सारा होता है, तो आपके खाने की रूटीन भी ऑब्वियसली वो नहीं बन पाती, आप एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, आपकी स्ट्रेस भी ऑब्वियसली ज़्यादा होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस सारी डिस्कशन में एक कंक्लूजन है जो यूनिवर्सल है फॉर एवरी डिजीज, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, हम एज ह्यूमन बीइंग यू वुड एग्री कि हम हर वो काम करते हैं जिसे मना किया जाता है और हर वो काम नहीं करते जो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। आपकी बातों से जो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ वो ये है कि आप अगर खाना टाइम पे खाते हैं,
आप अपनी जिसको कहते हैं नींद पूरी लेते हैं, आप बाकी चीज़ें अपनी एज पर स्टैंडर्ड रखते हैं, तो बहुत हद तक आप बेहतर हो सकते हैं। इंटरेस्टिंगली ऐसा होता नहीं आपके ख्याल से? मैं चूँकि आप भी प्रोफेशनल हैं, हम भी प्रोफेशनली इस दुनिया को भी फेस करते हैं और सारा कुछ करते हैं, आपके ख्याल से क्या रीजंस होती हैं, हम क्यों नहीं कर पाते? देखें, लाइफ जो है ना वो बड़ी तेज़ हो गई है ज़िंदगी, और पाकिस्तान में टू मेक बोथ एंड्स मीट लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। हम एक बहुत वेल्थी कंट्री में शायद नहीं रहते जहाँ पर कैपिटा इनकम और बाकी सारी चीज़ें जो हैं बड़ी अच्छी कैलकुलेटेड होती हैं और बाकी सारा कुछ है। बहुत सारे लोगों में ड्यूरिंग माई प्रैक्टिस व्हाट आई ऑब्जर्व इज़ कि बीमारियाँ थोड़ी ज़्यादा होना शुरू हुई जब हमने अपने ऊपर बर्डन ज़्यादा डालना शुरू किया। हम खाना टाइम पे नहीं खाते, ऐसा नहीं होता कि हम संडे को भी टाइम पे खाना नहीं खाते, हम मतलब संडेज़ को जो है जब घर में होते हैं तो ये हमारी अपनी विल होती है, लेकिन कभी कभी ये हमारी मजबूरी बन जाता है कि अगर हम कहीं बाहर हैं, और कोविड के दिनों में तो ऑब्वियसली बाहर से खाना और ये सारा कुछ ज़रा मुश्किल काम है, तो आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। ओवरबर्डन्ड लाइफ जो है उसमें आपकी प्रायोरिटीज़ जब चेंज होती हैं तो उसके साथ फिर ऑब्वियसली फिर आपकी रूटीन जो है वो नहीं रहती। फॉर इंस्टेंस, आप कभी भी किसी को कहें कि आप एक्सरसाइज किया करें तो जवाब यही आता है फीमेल्स की तरफ से ये कि घर के काम ही मतलब इतने हो जाते हैं कि टाइम नहीं मिलता, और मेल्स की तरफ से ये कि जी जब लेट नाइट आते हैं तो उस वक्त इतनी हिम्मत नहीं रहती। बिल्कुल सही। तो वो जो जो आपकी बॉडी की आप कह सकते हैं ग़िज़ा है कि आप एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रख सकें, वो ज़रा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये इसके साथ आपने हर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ये कहना होता है ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। आप प्रैक्टिकली बताइए, बीइंग प्रैग्मेटिक डॉक्टर कैसे कर सकते हैं हम इसको इस सिचुएशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप इफ़ यू आर अ वेरी बिजी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर तो आप खुद को देख रहे होते हैं कि ये बड़ा मुश्किल है। यू पुट योरसेल्फ इन देयर शूज एंड देन देखें, अगर आप कुछ लोगों को काउंसिल कर सकें एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जो कर सकते हैं, और अल्टीमेटली जब आप लोगों को कह रहे होते हैं तो आप खुद भी सोच रहे होते हैं कि ज़ाहिर है जो मैं कह रहा हूँ उसको खुद भी प्रैक्टिस करना चाहिए। तो जब आपने लोगों को बताना है कि जी देखें आपका ये इतना लंबा मसला है, इसका हल अगर आप नॉन फार्माकोलॉजिकली देखना चाहें तो ये बड़ा आसान है और ये आप कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है फिर हमें लोगों को बताना चाहिए और उनको कन्विंस करना चाहिए, उनको काउंसिल करना चाहिए कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आए। एक्सरसाइज के लिए काउंसिल करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि जब लोग कहते हैं कि जी हम 10 बजे आते हैं और फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो उनको सिर्फ कन्विंस करने की ज़रूरत है कि देखें आप एक डॉक्टर के पास आते हैं, आपको फीस पे करनी पड़ती है, वेटिंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, फिर आपको दवाइयाँ खानी पड़ती है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट थिंग। अगर इन सब चीज़ों से जान आपकी छूट जाती है सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी करके, तो फिर आपका ऑब्वियसली वो सारी जो है वो आपका जो एफर्ट है वो वेस्ट नहीं होगा। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब, इन्हीं पेशेंट्स के लिए मैं चाहूँगा कि आखिर पे आप जो मैसेज अगर देना चाहें तो टू यू। अच्छा जी, बहुत अहम है। देखें, हमारी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ इसी तरह सेट होती है ना कि एक ख़तरनाक चीज़ को सबसे पहले हम एलिमिनेट कर दें और जो निस्बतन कम ख़तरनाक चीज़ है उसको हम बाद में एलिमिनेट करें। तो बड़ा ज़रूरी है जिनको ये पेट के सिम्टम्स हैं, जिनको ब्लॉटिंग और गैस ज़्यादा रहती है या मोशन लगे रहते हैं या कॉन्स्टिपेशन रहती है, और ख़ास तौर पे जिनको मोशन के साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता खून भी आना शुरू हो जाता है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले तो ये देखें कि क्या ये कोई ख़तरनाक चीज़ तो नहीं है। इसको हमारी ज़ुबान में हम रेड साइंस कहते हैं कि कोई रेड साइंस तो नहीं आ रहे। जो रेड साइंस हैं जो बड़े ज़रूरी हैं मेंशन करने, उनमें आपका वेट है, वेट लॉस ना हो, इसके अलावा पखाने में ज़्यादा खून आना, आपको बहुत ज़्यादा थकावट या कमज़ोरी होना शुरू हो जाना, ये वो साइंस हैं जिस पर आपको फ़ौरन डॉक्टर को देखने की ज़रूरत है। और बल्कि आपको खुद डॉक्टर को इनकरेज करना चाहिए कि वो जो भी इन्वेजिव टेस्ट आपका कराना चाहते हैं इस बीमारी की तशख़ीस के लिए, वो आपका ज़रूर करवाएं। अगर बीमारी IBD है तो इट नीड्स अर्जेंट ट्रीटमेंट। आपकी कोलोनोस्कोपी सिर्फ इसलिए भी कराना ज़रूरी है कि हम ढूंढ सके कि कोई कैंसर या इस तरह की कोई ख़तरनाक बीमारी तो नहीं है। IBD का ट्रीटमेंट फॉर लाइफ चलता है, ये आपके साथ रहेगी और इसको आप अपनी डाइट के साथ और बाकी चीज़ों के साथ मैनेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट का मकसद ये है कि कोई फ्लेयर ना आए, दोबारा कोई ऐसा मसला ना हो जिसमें आपका खून ज़ाया होना शुरू हो जाए। द सेकेंड डिजीज़ इज़ IBS। IBS ऐसी चीज़ है जो अगेन आपके साथ सारी उम्र चलती रहेगी, लेकिन ये कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है। ऑब्वियसली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो ख़राब करती है। एक ऐसा मरीज़ जो कि ब्लॉटिंग का शिकार रहे, जिसका खाना उसको लगे हज़म नहीं हो रहा, जो कहीं फंक्शन पे गया हो वहाँ पे वो अच्छा खाना ना खा सके सिर्फ इस डर की वजह से कि उसको फ़ौरन वॉशरूम जाना पड़ेगा या उसका जो है वो पेट ख़राब हो सकता है या पेट में दर्द हो सकती है, इस वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इम्पेयर्ड रहती है। लेकिन इसमें आपका जो बेसिक आपका लाइफस्टाइल है उसको अगर आप मॉडिफाई कर लें तो ये बीमारी 100% हल हो सकती है। स्ट्रेस के लिए कभी कभी हमें लोगों को एंटी डिप्रेसेंट्स देने पड़ते हैं जो कि थोड़े अरसे के लिए वो इस्तेमाल करने के बाद बेहतर हो जाते हैं।
हम लोगों को कहते हैं आप मील स्किप ना करें, आप अपना खाना प्रॉपर टाइम पे खाते रहें। प्रोसेस्ड फूड्स हमने देखा है बच्चों को भी आजकल जो है वो फ्रिज में पड़े हुए नगेट्स जो है वो फ्राई करके लंच के तौर पे दे दिया जाता है, विच इज़ अनहेल्दी। तो प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं उनका इस्तेमाल बंद करें, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसको कम रखें, हाई प्रोटीन डाइट ना इस्तेमाल करें। जब कभी आपको हाई प्रोटीन डाइट इस्तेमाल करनी पड़ जाए, कभी कभी रमज़ान में, बड़ी ईद पे ख़ास तौर पे हम ऐसा करते हैं, तो उसके साथ फाइबर का इस्तेमाल अच्छा रखें और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वही इस्तेमाल करें जिस तरह हमने डिस्कस किया कि जो हेल्दी फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। वंस यू गेट ट्रीटेड, उसके बाद खाने का परहेज़ जो है वो बिल्कुल ख़त्म भी हो सकता है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट जो है दोनों चीज़ों का वो करवाना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। इट वाज रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू। ख्वातीन हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम। इससे टेक होम मैसेज हमारा ये है कि हेल्दी रहने के लिए हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है। आपसे अगले हफ्ते एक नए टॉपिक पे एक नए गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।